नमस्कार दोस्तों, प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं अपने जीव विज्ञान की इस कड़ी में आपका फिर से आज। और इसके पहले हम टैक्सोनॉमी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर एक टर्मिनोलॉजी बार बार आ रही थी, क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। आज हम इस सेल को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे। जो विद्यार्थी 11th और 12th में होते हैं उनको कई बार ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो आज हम इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लेंगे। साथ में जो विद्यार्थी नीट एग्जाम की या किसी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक पूछे जाते हैं, डिफरेंस पूछ लेता है। तो आज हम इसको बिल्कुल विधिवत तरीके से समझते हैं। शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए टॉपिक, आज हमारा मेन टॉपिक है कोशिका और ऊतक, सेल और टिश्यू के बारे में आगे आने वाले कुछ लेक्चर मेरे होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका जो होती है जीवधारियों के शरीर में एक आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो कोशिका क्या होती है? स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी जीवधारी के शरीर में, उसको बोला जाता है सेल या कोशिका। कुछ टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, समझ लीजिए इस बात को। देखिए एक कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी थी? साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, सन 1665 में इसकी खोज करी थी। एक चीज और बताएं कि कोशिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में बहुत सारे काम करती हैं। जनन का काम करती हैं, मल्टीप्लिकेशन करके अपने शरीर की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। कहने का मतलब कि हमारे शरीर में जो कोशिका होती है बहुत इंपॉर्टेंट इकाई होती है, इसीलिए इसे शरीर की या जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। देखिए कोशिका को जो यूनिट के हिसाब से जहां पर एक कोशिका पाई जाती है उसे बोला जाता है एक कोशिकीय जीव, और जो जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बोला जाता है बहुकोशिकीय। मोनेरा जगत जो होते हैं वहां पर एक कोशिकीय जीव थे और फिर इसके बाद जितने भी थे वहां पर बहुकोशिकीय जीव थे। तो इस तरह से कोशिका के आधार पर डिवीजन किया जाता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक चीज बताएं आपको कि जो साइटोलॉजी होती है कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज साइटोलॉजी, तो स्टडी को बोलते हैं कोशिका साइटोलॉजी। देखिए कोशिका सिद्धांत एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दिया था? दो वैज्ञानिक हैं, आपको याद करना होगा, स्लेडन और स्वान। इन्होंने सन 1839 में ये कोशिका को सिद्धांत को बताया था। काफी डिटेल में कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो बस आज फैक्ट देख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। साइज के आधार पर जैसे किसी कोशिका की जो नॉर्मल साइज होती है वो कितनी होती है? 0.5 माइक्रोन से लेकर के 0.20 माइक्रोन तक होती है, व्यास के आधार पर बताया गया है। चलिए ये बात है। कुछ और फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको जानना होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सेरेबेलम होती है। सेरेबेलम की ग्रेन्यूल सेल जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। फिर आप पूछोगे सर सेरेबेलम क्या है? तो जब अपन कभी नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे तो हमारे नर्वस सिस्टम में ये सेरेबेलम पाया जाता है। ठीक है। देन सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर में ओवम होता है, अंडाणु होता है। जो ओवम हमारे कहना चाहिए कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस की फेलोपियन ट्यूब वगैरह से ये ओवम निकलते हैं जो हमारे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। हमारे नर्वस सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे तो न्यूरॉन जो हमारे सबसे शरीर की लंबी कोशिका मानी जाती है। डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपको बताएं कि केंद्रक के आधार पर जो कोशिका होती है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। देखिए ये टर्मिनोलॉजी बार बार पूछी जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो ये केंद्र के आधार पे, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे कोशिका होती है उस कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक के आधार पे इसको दो भागों में बांटा। किस आधार पे? केंद्रक के आधार पे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो आइए आज समझते हैं डिटेल में कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आखिर होती क्या है जो हमारे सेल में पाई जाती है। मैंने एक बहुत ही प्यारा डायग्राम बना रखा हूं यहाँ पर। एक प्रोकैरियोटिक सेल का है और नीचे है यूकैरियोटिक सेल का। जब हम इसको समझ लेंगे तो यहाँ पे मैं कुछ चार्ट बना रखा हूं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिख रखा है। प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, यूकैरियोटिक के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। और इनका जो डिवीजन है, जो हम डिफरेंस समझेंगे, किस आधार पे समझेंगे? ये फैक्ट के आधार पे, इन पॉइंट के आधार पे इनमें डिफरेंस समझेंगे। क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक सेल में। चलिए समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल का। देखिए सबसे बाहरी आवरण जो होता है इसको बोला जाता है कैप्सूल या फिर सेल वॉल। ये जो
प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है किसकी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, और यूकैरियोटिक सेल में आप समझेंगे जब तो इसको बनी होती है सेलुलोज की। तो अपन समझ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहरी आवरण जो दिख रहा है आपको कवर की तरह एक कैप्सूल या इसको सेल वॉल बोला जाता है, समझिए बात को। इसके बाद इसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं निकली होती हैं, ये इनको बोला जाता है पिल्लाई या पिलाई, ठीक है। इसके जस्ट नीचे एक डॉट डॉट कलर की मैंने एक संरचना बनाई हुई है, इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके माध्यम से कोशिका क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। इसके अंदर जो पदार्थ भरा रहता है कोशिका के अंदर उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ये बात आपको याद रखना होगा। एक मैंने यहाँ पर बताई हुई है थायलेकॉइड एक संरचना पाई जाती है इसके साइटोप्लाज्म में, वो जो थायलेकॉइड होती है वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती है, ये बात आपको समझना होगा। एक और संरचना जो पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में, यहाँ पर डीएनए दिखाया गया, मैंने डीएनए दिखाया गया है प्लाज्मिक, जिसको बोला जाता है डीएनए। आपको बता दो फैक्ट के लिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहां पर जो डीएनए होता है वो कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंड में होता है, मतलब एकल धागानुमा संरचना होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। देन फ्लैजेलम पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। तो जस्ट एक मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाया ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। ज्यादा संरचनाएं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक मतलब प्राथमिक सेल कहलाती हैं, शुरुआती स्टेज में जब जीव थे उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नील हरित शैवाल भी बोला जाता है, बैक्टीरिया जितने भी जीवाणु होते हैं सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, और वायरस, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो यही जो वायरस होते हैं जितने वो किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। डियर फ्रेंड्स एक चीज आपको और बताऊंगी, कभी मैं वायरस के बारे में या हो सकता है अगला लेक्चर आपको वायरस में डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा आपको अच्छी नॉलेज दूंगा वायरस के बारे में। तो ये तो मैंने एग्जांपल बताया किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। आइए थोड़ा सा डायग्राम से फिर समझते हैं यूकैरियोटिक सेल को। ये यूकैरियोटिक सेल है, देखिए यूकैरियोटिक सेल में जैसे यहाँ पर कैप्सूल पाया गया था, यहाँ पे सबसे बाहरी संरचना जो ब्लैक कलर की है ये वाली संरचना गोल गोल, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझिए बात को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा यहाँ पर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में, अच्छा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं मिला, देखिए यहाँ पर केंद्रक देखने को नहीं मिला, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डेवलप्ड केंद्रक पाया जाता है। ये यहाँ पर केंद्रक के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, समझ लीजिए बात को। पहले केंद्रक क्या होता है, ये मैंने ग्रीन कलर से संरचना बनाई हुई है जिसको केंद्रक बोला जाता है, हिंदी में जो स्टूडेंट है समझ लीजिएगा, इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। इसके बाहरी चारों तरफ एक कवर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसकी तरफ इसे यहाँ पर ये किनारे वाला भाग जो होता है इसको न्यूक्लियर पोल बोला जाता है। एक अंदर इस केंद्रक के अंदर बड़ा जो गोला गोला संरचना है, इसके अंदर ये जो संरचना पाई जाती है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका, समझिएगा अब आपको। एक मैंने यहाँ पर लाल कलर से यहाँ पर एक संरचना न्यूक्लियस के अंदर एक केंद्रक के अंदर बनाई है, ये इसको बोला जाता है क्रोमैटिन नेटवर्क। दरअसल ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क बना होता है डीएनए जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और प्रोटीन स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो केंद्र के अंदर जो क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जाता है, देखिए चीजें यहाँ पर नहीं पाई जा रही थी प्रोकैरियोटिक सेल में, ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। देन यहाँ अंदर जो पदार्थ भरा रहता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक चीज और जान सकते हैं आपकी, यहाँ पे जो पदार्थ भरा होता है इस पूरी सेल के अंदर इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। मैं इसको लिखने को भूल गया हूं तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ये बात हो गई। साथ में एक जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक के चारों तरफ एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे राइबोसोम बोला जाता है, ये मैंने यहाँ पर राइबोसोम मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो केंद्रक होता है उसमें कुछ और संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर रेड कलर की डॉट नुमा संरचना बनाई गई है जो राइबोसोम के ऊपर बनाई गई है। ये संरचनाएं, इनको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। देन इसके अलावा एक और संरचना पाई जाती है जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये परिचय जान लीजिए यूकैरियोटिक सेल आखिर होती कैसे है। देन और देखते हैं बाहरी संरचना, मैंने आपको बता दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर कुछ फिलामेंट नुमा संरचनाएं भी पाई जाती हैं, फिलामेंट जैसी, उनको माइक्रोट्यूब्यूल बोला जाता है, ठीक है। एक ऐसी
डॉट कलर की संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल बोला जाता है। यहाँ पर एक गोल्गी अपरेटस नाम का संरचना पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है, श्वसन में बहुत हेल्प करता है, यही डिफरेंस होता है। यहाँ पे श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, यहाँ पर श्वसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। डिफरेंस अभी समझेंगे। परिचय देख लीजिए पहले यूकैरियोटिक सेल का। वैक्यूल कूद पाई जाती है, यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट कुछ फिलामेंट नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। लाइसोसोम, यहाँ पर मैंने ये संरचना लाइसोसोम के बारे में बनाया गया है जिसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। तो जस्ट एक ये मैंने परिचय दिया डियर फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि पूरी जीव विज्ञान में यही डायग्राम आगे आपके बेस को मजबूत करने के लिए जरूरी है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हम आगे आने वाले लेक्चर में एक एक टॉपिक को, जैसे लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, हर पार्ट के बारे में प्रॉपर डिटेल में स्टडी करेंगे आगे आने वाले समय में। तो आज तो बस बेसिक लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। आई थिंक आप यदि स्मार्ट विद्यार्थी हो तो आप समझ जाओगे कि सारी संरचनाओं के आधार पर बता सकते हो कि भाई ये चीज यहाँ नहीं पाई जाती, यहाँ पाई जाती है, ये चीज यहाँ पाई जाती है, यहाँ नहीं पाई जाती, ये सारी संरचना यहाँ पाई जाती है या यहाँ नहीं पाई जाती। इन्हीं सब चीजों को मैंने थोड़ा चार्ट के रूप में समझाया। देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति यहाँ पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यहाँ पर कोशिका भित्ति के ऊपर वाली संरचना होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर नहीं पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाता। राइबोसोम, यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो राइबोसोम होते हैं यहाँ पर 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं यहाँ 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। फिर आप पूछोगे सर ये क्या है, तो आगे आने वाली क्लास में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए, राइबोसोम यहाँ पाया जाता है लेकिन 70S प्रकार का, यहाँ 80S प्रकार का। गोल्गी बॉडी यहाँ नहीं पाई जाती, यहाँ पर पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर केंद्रक झिल्ली यहाँ अनुपस्थित होती है, यहाँ उपस्थित होती है, यहाँ पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाता। भाई जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से पाई जाएगी। डीएनए यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और यहाँ पर डीएनए पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित डीएनए होने का मतलब देखिए मैंने आपको पूरा संरचना ही बताई केंद्र के बारे में। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है बढ़िया डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड का पाया जाता है और वो फिर प्रोटीन के साथ मिलकर के एक क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेता है। ये बात समझिएगा। डीएनए यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पूर्ण विकसित होते हैं, दोहरे होते हैं, डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं। केंद्रिका जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता तो न्यूक्लियस नहीं पाई जाएगी, अनुपस्थित होती है, उपस्थित होती है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ नहीं पाई जाती, यहाँ पाई जाती है। सेंट्रियोल यहाँ नहीं पाया जाता, यहाँ पाया जाता है, यहाँ नहीं पाया जाता, यहाँ पाया जाता है। श्वसन जो होता है यहाँ प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लिंग प्रजनन जो होता है यहाँ पर नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में लिंग प्रजनन भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ थाइलेकॉइड के माध्यम से होता है, ठीक है ना, थाइलेकॉइड के माध्यम से होता है। यहाँ पर प्रॉपर्ली एक क्लोरोप्लास्ट नाम की संरचना पाई जाती है। क्या, किस नाम से? क्लोरोप्लास्ट नाम से संरचना भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये बात आपको याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देन कोशिका विभाजन यहाँ अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में अर्धसूत्री और समसूत्री प्रकार का होता है। जो विद्यार्थी 11th-12th के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साथ में अच्छी स्टडी करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से समझेंगे तो चीजें सरल हो जाएंगी। सिंपल डायग्राम से देख सकते हैं कौन सी संरचनाएं यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं और कौन सी संरचनाएं प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। इसके बाद आप इस चार्ट को समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।